नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने सभी दलों के नेताओं से शांतिपूर्ण वातावरण में सदन की कार्यवाही चलाने के लिए मदद की अपील की है। विपक्षी नेताओं ने सदन को चलाने में सहयोग की भी बात कही है। उधर विधान भवन के कक्ष संख्या 15 में इस बैठक में सीएम योगी के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बैठक से दूरी बनाई। उनकी जगह सपा विधायक इंद्रजीत सरोज इस बैठक में मौजूद रहे और इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल से नेता सदन राजपाल बालियान, कांग्रेस से आराधना मिश्रा उर्फ मोना, बसपा से उमाशंकर सिंह, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से रघुराज प्रताप सिंह, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे। लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। नितिन, क्या कुछ अपडेट है? आज बैठक हुई सर्वदलीय। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कहीं ना कहीं जो चीजें सामने आ रही थी, सर्वदलीय बैठक में आज कई लोगों को बुलाया गया था, सभी विधायकों को बुलाया गया था और उसमें साफ तौर पर ये चीजें क्लियर हुई कि क्या दिक्कत हो सकती, क्या नहीं हो सकती, इन पर चर्चा की गई। क्योंकि कल का जो सीन रहेगा कि कब जो सत्र शुरू हो जाएगा तो सबकी दिक्कतों को पहले समाधान कर दिया जाए। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद थे, उनके सामने सारी समस्याओं को रखा गया कि जिस तरह से कि विधानसभा शुरू होगा उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत न होने पर इसमें चर्चा की गई। और आपको बताना चाहूंगा कि कल आज इस बैठक में अखिलेश यादव जी मौजूद नहीं हुए थे क्योंकि वो अपने कार्यालय में विधायकी एमएलए मंत्री की बैठक कर रहे थे। लेकिन उनके अलावा बाकी सब जितने भी दल थे, जनता दल से आए हुए थे और आपका कांग्रेस से भी आए थे, ये कहा जाता है बसपा से भी आए थे। तो ये जो कहा जा सकता है कि लगातार जो बैठक हुई थी, बैठक से निकल के आया कि जो कल की विधानसभा जो शुरू होगी उनमें जिस तरह से जो ऑनलाइन क्वेश्चन होंगे, प्रश्न उत्तर होंगे, उनको कहीं ना कहीं समझने के लिए बैठक बुलाई गई थी और सभी लोगों ने भाग लिया। और कल भी निर्धारित करी गई है 3:30 बजे कल फिर सर्वदलीय बैठक होगी। सत्र के बाद 3:30 बजे फिर सर्वदलीय बैठक होगी। जो लोग आज नहीं आ पाए थे वो 3:30 बजे कल मौजूद होंगे फिर से और फिर से बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि 26 तारीख को जो बजट आ सकता है उनमें क्या विशेष हो सकता है, जनता के बीच जो मांगे थी उनको क्या कैसे रखा जाए। क्योंकि जितने भी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं उन मुद्दों को लेकर आज बैठक में चर्चा करी थी और वो बजट के दौरान रख सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और गर्मी के मौसम में यूपी की सियासत में इन दिनों पारा अपने परवान पर है और इसके केंद्र में है सपा विधायक और प्रदेश के कद्दावर नेता आजम खान। 28 महीनों बाद उनकी जेल से रिहाई और फिर सपा के साथ अनबन को लेकर पूरे प्रदेश में अटकलों का दौर काफी गर्म है और सबके बीच आजम खान ने पहली बार खुलकर सभी सवालों के जवाब दिए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। एक तो जिंदगी हर शहरी की सियासी जिंदगी है और एक जिंदगी है कि वो कैसे महफूज रहे, उसकी नस्लें कैसे बचें, उनके अकायद कैसे बचें, उनकी जहालत का मदावा कैसे हो। क्योंकि इन 70-75 सालों में इन सवालों पर कोई बहस हो नहीं सकी और कोई फैसला कुन बहस नहीं हो सकी। इस बार हम जैसे लोगों ने, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाद भी नताइज अफसोसनाक रहे। तो एक फिक्र तो है कि आखिर बचाव का रास्ता क्या है। मुल्क के जो हालात हैं, सूबे के बिलखुसूस जो हालात हैं, आपसी रिश्तों की जो दरार है, गंगा जमनी तहजीब को सो कार्ड जिसे हम कहने लगे हैं, उस पर जो
वार हो रहा है उसे कैसे रोका जाए, कैसे अमन कायम रहे, भाईचारा कैसे कायम रहे, रिश्ते कैसे कायम रहे, ये भी तो एक ज़रूरत है। अगर सियासी जमातें इसमें नाकाम रहें तो फिक्रमंदी तो होगी ही। तो क्या इससे पार्टी से आप कुछ इस्तीफा देंगे या इस तरह नहीं, मेरे इस्तीफे का क्या सवाल उठता है। और मैंने इसमें अपनी या पराई पार्टी का जिक्र नहीं किया, मैं तमाम सियासी जमातों के ताल्लुक से कह रहा हूं कि उन सबको ये सोचना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या और पार्टियां हो दूसरे सूबों की, उन्हें मुल्क के उन कमजोर लोगों के बारे में सोचना तो चाहिए। और मैं तो समझता हूं खुद भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि सबका विकास, सबका विश्वास, ये जुमला है या हकीकत है। देखिए, मैं तो क्योंकि बहुत लंबे अरसे से जेल में रहा, अब जेल के बाहर क्या हुआ, सियासी माहौल में क्या हुआ, क्या हिकमतें रहीं, क्या मसलहतें रहीं, क्योंकि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। उस पर न मुझे कोई शिकवा है न शिकायत है, बल्कि अफसोस है इस बात पर कि बदलाव नहीं आ सका। वहाँ कहाँ कमी रह गई हमसे, हम भी सोचेंगे। आखिर हमारी नेक नियति में, हमारी वफादारी में, हमारी मेहनत में, दयानत में, ईमानदारी में, वतन परस्ती में कहाँ कमी रह गई जो हम इस कदर घृणा का पात्र बन आजम गए। खान का कहना है कि ना उन्हें किसी से शिकवा है, ना कोई शिकायत है। आजम खान जो कि 27 महीने बाद जेल से निकलकर सामने आए और उन्होंने कुछ इस अंदाज में बातें कही हैं कि सबका शुक्रगुजार हूं, इस्तीफे का सवाल नहीं और किसी से शिकायत नहीं। किसी से शिकायत तो नहीं है, लेकिन एक के बाद एक आजम खान जिस तरह से अपने शब्द बोल रहे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि सीधा जो इशारा है वो अखिलेश यादव की तरफ है। और आज ही जब विधानमंडल दल की बैठक हुई उसमें भी आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान, साथ ही शिवपाल यादव का बैठक में शामिल न होना, नया फ्रंट बनाने की क्या कवायद तेज हो चुकी है, ये सभी इशारे देखे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान लंबे समय तक जेल में रहे और इसके बाद जेल से रामपुर लौटते ही आजम खान ने अपने ही अंदाज में विरोधियों पर निशाना साधा। तमाम राजनीतिक सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराजगी और सियासी भविष्य जैसे कई सवाल भी आजम खान से जब किए गए तो उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं बोला, लेकिन खुद को नेता विपक्ष से भी बड़ा कहकर उन्होंने अपना कद जरूर बता दिया। अब आखिर आजम खान का, शिवपाल सिंह यादव का फ्यूचर प्लान क्या होगा, ये सभी शिकवों से जाहिर हो पा रहा है कि क्या तीसरा मोर्चा बनने को तैयार है क्या। आजम खान तो भले ही कह रहे हैं कि पार्टी से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है और बीजेपी का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं। जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और सहानुभूति की, उनके लिए भी शुक्रगुजार हूं।
और उधर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इस तरह से मुद्दा गरमाया हुआ है कि राजनीतिक बयानबाजियां कम नहीं हो रही है। ज्ञानवापी को लेकर एक बार फिर से सांसद शफीकुर रहमान का दावा है ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि सांसद शफीकुर रहमान ने कहा था कि अगर मस्जिद को सील किया गया तो जानें कुर्बान हो जाएंगी। और एक बार फिर से सामने आते हैं शफीकुर रहमान, जो कि अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने कहा है कि मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग होने का झूठा प्रचार किया जा रहा है, ये किसी मंदिर को गिराकर नहीं बनाया गया है, ये कहना है शफीकुर रहमान का। को लेकर संभल से सांसद शफीकुर रहमान का यह कहना है कि यहां पर कोई शिवलिंग नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी में अगर उस एरिया को सील किया गया तो जानें कुर्बान हो जाएंगी हमारी। तो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य होने को लेकर बातें उठ रही हैं, जिसमें अब तक कई नेता सामने आ चुके हैं। जहां हिंदू पक्ष का ये मानना है कि मस्जिद में शिवलिंग मौजूद है और तो ऐसे में मस्जिद को सील कर उसको हिंदुओं को सौंपकर मंदिर निर्माण की अनुमति देनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का इन सब बातों से इनकार नजर आ रहा है। उनका मानना है कि वहां पर हिंदू साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसलिए मस्जिद में किसी भी प्रकार की जांच ना हो। खैर, फिलहाल अब ये मामला जिला अदालत में पहुंचा हुआ है। इस मामले में कल सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले बयानबाजियां जरूर जारी हैं। और ये देखा गया कि शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से बयान दिया है कि यहां पर कोई शिवलिंग ही नहीं है। सांसद ने यहां तक की अपील भी की है जेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। राकेश जी, एक बार फिर से सांसद शफीकुर रहमान को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि शिवलिंग है ही नहीं ज्ञानवापी मस्जिद में। देखिए, सांसद शफीकुर रहमान बर्क इस देश में कोई न्यायपालिका नहीं है, ना अंतिम निर्णय लेने वाली कोई संस्था है। पूरा मामला अभी बनारस की जिला अदालत में चल रहा है और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। सुप्रीम कोर्ट भी आवश्यक होगा तो इसकी सुनवाई करेगा। ऐसी स्थिति में किसी निर्णय तक पहुंचना और इस प्रकार के बातें कहना, मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं है। उस पर हिंदू पक्षकारों ने अपना दावा रखा है, मुस्लिम पक्ष ने अपना दावा रखा है। एक सांसद होने के नाते उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो इंतजार करें कोर्ट की प्रक्रिया का, कि कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट क्या निर्णय करता है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इस तरह की स्थिति पैदा कर रही है ताकि लोगों में भ्रम रहे, इसी भ्रमजाल में फंसे रहे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के कोई टिप्पणी की नहीं है। ये पूरा मामला न्यायपालिका में है। न्यायपालिका के सामने कमीशन की कार्रवाई में ये तथ्य निकल करके सामने आए हैं और उसको लेकर के हिंदू पक्ष ने अपना दावा कोर्ट में प्रस्तुत किया है और कोर्ट ने वहां पर वजू खाने पर प्रतिबंध लगाया है। वहां जो भी वजू खाने में अब तक वो उपयोग किया करते थे उसको रोकने का काम किया है। ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नहीं बनती है, लेकिन जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के नेता सांसद इस पूरे मामले को मजहबी कट्टरपन की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का यह कहना है कि शिवलिंग होने का झूठा प्रचार किया जा रहा है, महज दावे किए जा रहे हैं और जो लोग भी आरएसएस और बीजेपी में विश्वास करते हैं वो ही इस तरह के काम कर रहे हैं, जानबूझकर देश को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद ने दावा किया है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं है। आरोप यह भी उन्होंने लगाया कि यह स्थिति महज 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पैदा की जा रही है। बर्क ने कहा है कि अयोध्या में भले ही राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वहां एक मस्जिद है
तो खैर, मंदिर मस्जिद का ये विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली से लेकर मथुरा से लेकर वाराणसी, अयोध्या, हर कहीं पर इतिहास को खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां जारी हैं। और सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार अंजलि। धर्मेंद्र जी, ये किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं? पहले अखिलेश यादव आते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति फैला रही। फिर सांसद शफीकुर रहमान एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कहा कि अगर शिवलिंग वाले एरिया को सील किया गया तो जाने कुर्बान हो जाएंगी। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई शिवलिंग है ही नहीं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा कि नफरत राजनीति की जा रही है। पूरा देश देख रहा है किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को पीछे छोड़ करके किस तरह से धार्मिक प्रतीकों को आगे करके देश में नफरत फैलाया जा रहा है। और रही बात, चूंकि ये मामला न्यायालय में है, तो मेरा तो सीधा कहना है कि किसी को भी इससे बचना चाहिए। किसी भी को भी इसमें किसी भी तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। जो न्यायालय तय करेगा वो सबको मान्य होगा। जब मामला न्यायालय में चला गया तो उसके बाद फिर कहने के लिए कुछ बचता नहीं। बिल्कुल, लेकिन देखिए, जब न्यायालय में मामला चल रहा है और जो याचिकाएं दाखिल की गई वो 5 महिला वादियों की तरफ से दाखिल की गई, जब जिनका कि बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, तब बार बार शफीकुर रहमान की ओर से ये क्यों कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी में जो लोग विश्वास करते हैं वही लोग जानबूझकर देश में इस तरह की बातें फैला रहे हैं? देखिए, ये तो पूरा देश देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, इसमें किसी कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं इस मामले पर सिर्फ इतना कहूंगा कि ये मामला न्यायालय में है और कृपया न्यायालय पे छोड़ दें। जो भी हो, किसी भी दल, किसी भी पार्टी के हो, न्यायालय जो तय करेगा वो उसको देश को मानना चाहिए और जिसको क्षुब्धता होगी उसके ऊपर न्यायालय। लेकिन आपको नहीं लगता इस तरह से बार बार बयानबाजी करना खुद ये एक तरीके से उकसाने भड़काने की कोशिश हो रही है? इससे पहले जब शफीकुर रहमान ने कहा कि जाने कुर्बान हो जाएंगी। नहीं अंजलि जी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तमाम तरह के लोग इस समय जो है बाढ़ सी आ गई है कि कौन क्या बोल दे। तो देख ही रहे हैं आप, टीवी पे डिबेट इसी विषय, जब मामला न्यायालय में तो हम लोगों को रखना ही नहीं चाहिए इस तरह की चीजें। केवल एक ही विषय उठाया जा रहा है। यानी कि आप खुद मान रहे हैं कि शफीकुर रहमान बर्क ने जो कहा है वो गलत है? उसके पीछे की मंशा पूरा देश देख रहा है कि जितना इस मामले को गर्म रखेंगे, जितना जो है धार्मिक प्रतीकों को लेकर के जाएंगे तो जनता मूल मुद्दों से भटक जाएगी। मूल मुद्दे इस समय देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध, उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पर कोई चर्चा कहीं दिख रही? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उधर पीएम नरेंद्र मोदी 23-24 मई को जापान के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी जापान में क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपने जापान दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि मैं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर जा रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मार्च 2022 में मुझे 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री किशिदा की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला था। टोक्यो की अपनी यात्रा में मैं भारत जापान विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से होने वाली बातचीत को लेकर उत्सुक हूं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में भी हिस्सा लूंगा और इस दौरान हम हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करूंगा, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बता दें कि भारत और अमेरिका, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 देश क्वाड ग्रुप में शामिल हैं। उधर भारतीय बैडमिंटन के विश्व विजेताओं के साथ पीएम मोदी ने आज अपने आवास पर मुलाकात की और पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ खास बातचीत की। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने। हाँ श्रीकांत, बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू सर, आपके इतना इम्पोर्टेंट टाइम से हमको टाइम लेके हमारे मैच के बाद तुरंत आपने कॉल करके हम सबसे बात किया सर।
and I can very proudly say that no other athlete in the world can boast about this, sir. Only we have this privilege of talking to you immediately after the match. अच्छा श्रीकांत, ये बताओ, वैसे बैडमिंटन और कप्तान लोगों के दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है। अब तुम्हें कप्तान बनाया गया, अब इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा चैलेंज, क्या लगा आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आपके सामने आया और इतना बड़ा टारगेट था, तो क्या लगा आपको? सर बस इतना ये लगा सर, क्योंकि सब अपना अपना बहुत अच्छा खेल रहे हैं सर, बस टीम इवेंट में सबको एक साथ लेके आना है। और बरेली में डीडीपुरम के पास कुष्ठ आश्रम की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई नगर निगम की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। जेसीबी के आगे महिलाएं, बच्चे लेट गए। पुलिस ने काफी मुश्किल से विरोध करने वालों को हटाया और इसके साथ ही कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करोड़ों की बेशकीमती जमीन को नगर निगम ने कब्जा मुक्त कर कब्जे में लिया है। बता दें कि नगर निगम की टीम शनिवार को अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में उदयपुर खास पहुंची थी, जहां की आश्रम में लगी उदयपुर खास से 9,740 वर्ग मीटर जमीन राजस्व अभिलेखों में नगर निगम की है। जमीन पर नगर निगम पार्किंग बनाने का प्रस्ताव बना चुका है, जिसके चलते जमीन को खाली कराने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। और दिल्ली के तीनों नगर निगमों का विलय हो गया है। आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार दिल्ली नगर निगम के विशेष अधिकारी चुने गए हैं और वहीं ज्ञानेश भारती निगम आयुक्त नियुक्ति किए गए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार नए सदन का चुनाव होने तक विशेष अधिकारी ही निगम के मामलों को संभालने वाला शीर्ष अधिकारी माना जाएगा। बता दें कि एजीएमयूटी कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार पुडुचेरी के मुख्य सचिव थे। केंद्र सरकार ने हाल में उनका ट्रांसफर दिल्ली में किया था और अपनी नई तैनाती का इंतजार कर रहे थे। एकीकृत एमसीडी के लिए विशेष अधिकारी और नए आयुक्त की नियुक्ति के बाद नगर निगम के स्टाफ में फेरबदल और पुनर्गठन की कवायद जल्द शुरू होने वाली है। निगम मामलों के विशेषज्ञ और एमसीडी कार्य समिति के पूर्व अध्यक्ष जगदीश मुमगई ने कहा है कि वर्तमान में 3 नगर निकाय के हर एक विभाग में 3 विभागाध्यक्ष हैं, लेकिन एकीकरण के बाद एक विभाग में 1 विभागाध्यक्ष ही होगा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।